आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के दूसरे पार्ट का। तकनीकी गड़बड़ी के कारण थोड़ा सा वो पार्ट बच गया है, तो उसको दूसरे पार्ट के अंतर्गत हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के जो बचे भाग हैं उनका। हमने व्यवस्थित तरीके से प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च को समझने का प्रयास किया। उसके अंतर्गत पहला आपको बताया गया कि समस्या का चुनाव कैसे किया जाता है। एक बात आप क्लियर समझ लीजिएगा कि जो जो ये टॉपिक है उसके बारे में बहुत विस्तृत चर्चा होगी एक एक टॉपिक में। ये एक एक चैप्टर बनता है आगे। चलिए, उसके बाद हमने संबंधित साहित्य का के अध्ययन का क्या योगदान होता है उसके बारे में चर्चा किया। परिकल्पना का विकास कैसे होता है उसके बारे में बात हुई आपसे। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कैसे करते हैं, क्या सावधानी रखनी चाहिए। शोध प्ररचना का निर्माण, रिसर्च डिज़ाइन जिसको कहा जाता है, उसके संबंध में हमने चर्चा की। और डाटा कलेक्शन के बाद वर्गीकरण और सारणीयन शोध में कितना महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में बात की। आज हम लोग चर्चा करेंगे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, और जो आगे है शोध प्रतिवेदन तैयार करना, आखिरी का रिजल्ट है, उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आंकड़ों के विश्लेषण से कि प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में इसका किस तरीके का योगदान होता है। एनालिसिस ऑफ डाटा होता यह है कि भौगोलिक जो शोध होता है उसमें ये अगला चरण है आंकड़ों का विश्लेषण करना। जब भी आप फील्ड से प्राप्त आंकड़ों का क्या मीनिंग है, उसके तथ्य और विभिन्न घटनाएं और परिस्थितियां, और उसके साथ साथ जो दशाएं हैं उनके बीच में क्या संबंध है या क्या संबंध हो सकता है, उसको ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। मोटे शब्दों में कहें तो ये काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को जानने का प्रयास किया जाता है डाटा एनालिसिस में। अगर आप एक रिसर्चर हैं तो आपको ये निश्चित करने में ये सहायक होता है कि किसी विशेष दशा में रिजल्ट जो है या जो घटना है वो किस प्रकार, उस घटना के लिए किस प्रकार के जो कारक हैं वो जिम्मेदार होते हैं। इन सब चीज़ों से आपको वैज्ञानिक निष्कर्ष जो है, साइंटिफिक रिजल्ट निकालने में सहायता होती है। मोटे दशाओं में कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा हमेशा जब एनालिसिस ऑफ डाटा या आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, आपको करना है ये फोर्थ सेमेस्टर में। तो पहला तो होता है कारण, दशा, घटना, और इसी के आधार पे आपका रिजल्ट आएगा। तो इसको कहते हैं डाटा एनालिसिस या आंकड़ों का विश्लेषण। इसके बाद का जो क्रम आता है वो है परिकल्पना का परीक्षण। परिकल्पना का परीक्षण अगला चरण 8वें नंबर का साइंटिफिक रिसर्च में। ये है वाकई में कि जब आप एनालिसिस कर लेते हैं डाटा का, तो आपके पास कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी दिखाई देती है, उसके आधार पे आप अपने पूर्व निर्धारित जो परिकल्पना है, इस स्टेज में परिकल्पना तैयार करते हैं। जो परिकल्पना हम तैयार किए रहते हैं उसका परीक्षण करना होता है। जैसे आपने रिसर्च किया एक निश्चित फील्ड में, और रिसर्च के पूर्व जब आपने रिसर्च डिज़ाइन किया तो उसमें परिकल्पना निर्माण भी था, और आपने ये तय करके चालू किया या कुछ छोटे छोटे
स्टेटमेंट्स बनाएं कि एग्जांपल के लिए लें तो जैसे जैसे धरातल की ऊंचाई बढ़ती है और धान के उत्पादन में कमी आती है, ये हो सकता है। आपने डेटा एनालिसिस किया और वाकई में ये तथ्य अगर आपके आंकड़ों में झलक रहा है और रिजल्ट आ रहा है, ये हो सकता है। दूसरा, आपने हाउस होल्ड सर्वे किया, जाके मिले। एक और चीज़ें आपने निर्धारित की है पहले से, शोध करने के पहले से, कि आय के स्तर का प्रभाव लेवल ऑफ एजुकेशन के ऊपर सीधा पड़ता है। कि भाई जिनके पास आय ज़्यादा है उनका उस परिवार की शैक्षणिक स्तर अच्छी है, ये हो सकता है। अगर ऐसा कोई रिजल्ट आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो आपने जो परिकल्पना निर्धारित की थी उस परिकल्पना को यहाँ पर स्टैटिकल मेथड के द्वारा आपके जो एनालिसिस ऑफ डाटा है उससे मिला के देखा जाता है, चेक करके देखा जाता है। 2-3 रिजल्ट आ सकता है इसमें जब आप टेस्टिंग करेंगे परिकल्पना का। पहला, तो आपकी परिकल्पना सही पाई जाएगी। हाँ भाई, हमने पूर्व में निर्धारित किया था कि जैसे जैसे धरातल की ऊंचाई बढ़ती है उत्पादन में कमी आती है, और वाकई में जब हम डाटा को एनालिसिस किए तो वो उसको वेरी कर रहा है। दूसरी बात कि आय का स्तर ज़्यादा है तो उस परिवार की शैक्षणिक स्तर बहुत अच्छी है, ये भी बिल्कुल वेरी कर रहा है। हम एनालिसिस किए तो उसमें हमको दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे हाइपोथेसिस हो सकते हैं जो वेरी करेंगे आपके रिजल्ट से। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि आपने निर्धारित किया कि भाई धरातल के उच्चावच का संबंध आवास से है, और जो आवास है वो प्रभावित करती है वहाँ की जाति व्यवस्था को या आर्थिक अवस्था को, आर्थिक दशा को। जैसे लाइक दैट कि जो गांव होता है जो बहुत संपन्न लोग रहते हैं वो गांव के बीच में रहते हैं, और जो गांव का सेंटर होता है वो नेचुरली एक हाइट में होता है। जैसे जैसे उस केंद्र से आप गांव के चारों तरफ जाते जाएंगे आपको जो ज़मीन है वो हल्की हल्की नीचे होती दिखेगी। जो संपन्न अवस्था से जो नीचे के लोग हैं उनका घर ऐसे दूर में होता जाएगा। तो सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं भाटा वाटा में थोड़ी कम इनकम या परिस्थिति वाले लोग का निवास होता है। तो इस टाइप का अगर आपने कोई किया और जब आपने डाटा देखा तो वो वेरी नहीं कर रहा है, नहीं हमने ये परिकल्पना बनाया लेकिन हमने जब डाटा का एनालिसिस किया तो वो सही नहीं है, ये हो सकता है। ठीक, तो इन्हीं चीज़ों को टेस्ट करते हैं स्टैटिकल मेथड में, जिसको कहा जाता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक, और ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिकल मेथड में किया जाता है। बहुत सारे मेथड हैं इसके टेस्ट करने के। काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया। उसमें ये देखा जाता है कि जो हमारी परिकल्पना है उसके सही होने की संभावना कितनी है, कितने % है, ये स्टैटिकल मेथड में चेक कर लिया जाता है, क्योंकि इसी के आधार पे आगे सामान्यीकरण होगा। बात करते हैं अगले क्रम का, सामान्यीकरण एवं व्याख्या। ये सामान्यीकरण एवं व्याख्या ये क्या चीज़ है? भौगोलिक शोध के इस चरण में जो जनरलाइजेशन है, सामान्यीकरण और इंटरप्रिटेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। और नीचे का जो आप देख रहे हैं शोध प्रतिवेदन तैयार करना, जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन काफ़ी महत्व का होता है। इसका सामान्य आशय है सामान्यीकरण का कि जो आपके पास रिजल्ट है, निष्कर्ष है, उसके आधार पे आप
अपनी व्याख्या करेंगे कि आपने जो शोध किया, आपने जो रिसर्च किया, उसके निष्कर्ष जो है उसको यूनिवर्स पर या समग्र पर लागू किया जा सकता है कि नहीं। साहब आप 5 गांव में या 25 गांव में सर्वे किए, उसका रिजल्ट आया, उसका एनालिसिस किए, उसका इंटरप्रिटेशन किए। ये पांचों गांव रायपुर ज़िले में हैं और आप जो रिजल्ट देखते हैं उसको पूरे रायपुर ज़िले में अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, इसके बारे में चिंतन किया जाता है, विवेचन किया जाता है। जब आप तथ्यों के विश्लेषण और विवेचन करेंगे तो उसके आधार पे आप कोई संक्षिप्त छोटा सा सरल साइंटिफिक रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसके आधार पे जो शोधकर्ता होता है वो कोई नियम निर्धारित कर लेता है कि आपने देखा, आप जंगल की तरफ से के गाँवों में आपने रिसर्च किया तो वहाँ पाया कि भाई जहाँ पर चारागाह की भूमि कम है, जहाँ पर चारागाह की भूमि कम है तो उस गांव में ग्रामीण वन के अंतर्गत जो भूमि है वो ज़्यादा पाई जाती है। आपने पांचों गांव में ऐसा देख लिया तो आप एक सामान्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, एक नियम बना सकते हैं कि जो ग्रामीण वन है और जो चारागाह है उनके बीच में विलोम संबंध पाया जाता है। ये एक नियम बन गया। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। जो आपने देखा, आपका रिजल्ट आ रहा है और वो बिल्कुल बार बार आ रहा है तो वो नियम बन जाएगा। नियमों का प्रतिपादन करना ही हमारे जो रिसर्च कर रहे होते हैं उसका एसेंस है, सार तत्व है, या वही महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई नियम प्रतिपादित कर दिया, ये आधार तत्व है भौगोलिक शोध का। आगे हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट। प्रिपरेशन ऑफ द रिपोर्ट, शोध प्रतिवेदन तैयार करना, ये है वाकई में ये अंतिम महत्वपूर्ण और यही एक आपका रिजल्ट है जो आपके हाथ में रहेगा। अंततः जो शोधकर्ता होता है वो एक रिसर्च का रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। सामान्य जीवन में भी आप सुनते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, जांच हुआ तो उसका वो जांच का रिपोर्ट आया। बस उसी पैटर्न में है, आपने रिसर्च किया, उसका एक रिपोर्ट आपको बनाना है। इसमें ये रहता है कि आपने इस रिपोर्ट में क्या किया ये बताना होता है। जब भी आप रिसर्च का रिपोर्ट तैयार करते हैं या प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वही पब्लिश होता है, जन सामान्य के बीच में जाता है और आपके पूरे मेहनत का सार होता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा सावधानी रखी जाती है और उसको 3 अलग अलग पार्ट में उसको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये जो पार्ट है, लेआउट जिसको कहते हैं, वो होता है कि पहला जो होता है, पहला बहुत ध्यान से सुनिएगा, याद रखिए इसे। पहला होता है द प्रीलिमिनरी पेजेस, प्रारंभिक पन्ने। दूसरा होता है द मेन टेक्स्ट, जो मुख्य भाग होता है जिसमें आप व्याख्या करते हैं, उसमें आप एनालिसिस करते हैं, निकालते हैं, वो कई चैप्टरों में होता है। और तीसरा होता है द एंड मैटर, जो लास्ट का रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट, वो तीसरे पार्ट में आता है। जब भी आप प्रतिवेदन तैयार करेंगे तो प्रतिवेदन का जो पहला भाग है उसमें आपको उल्लेख करना पड़ेगा कि आपने शोध के लिए कौन सा अध्ययन पद्धति अपनाया, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहा। देखिए, आप साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं ना, तो और वो सिस्टमेटिक प्रोसीजर के अनुसार क्रमबद्ध कर रहे हैं। आपको हर चीज़ उसी स्तर में या लेवल में दिखाना पड़ेगा। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहा ये आपको बताना पड़ेगा। आपने परिकल्पना का जो निर्माण किया है उसको बिल्कुल स्पष्ट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ठीक, जो सेकंड पार्ट है रिपोर्ट का, उसमें
जिसमें आपको मैंने बताया था कि द मेन टेक्स्ट, मुख्य जो टेक्स्ट है वो क्या है। तो ये रिपोर्ट के दूसरे भाग में जो अध्ययन का विषय था उससे संबंधित विस्तृत विस्तृत तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है और उन तथ्यों के बीच जो पाए जाने वाले कार्य और कारण संबंध है उसको स्पष्ट किया जाता है। वो कई चैप्टरों में हो सकता है। और रिपोर्ट का जो आखिरी और तीसरा भाग है उसमें आपको रिजल्ट देना होता है एक समरी के साथ, सामान्य निष्कर्षों और नियमों का जो प्रतिपादन आपने किया है उसको प्रस्तुत करना होता है और इसी को ही सामान्य शब्दों में सैद्धांतिकरण कहा जाता है। तो इस तरह से जो साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है उसको 11 बिंदुओं में हमने समझने का प्रयास किया। मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको लिपिबद्ध कर लीजिए और ये जो ऑडियो लेक्चर है दोनों मिला के आप इसका धीरे धीरे नोट्स तैयार करते जाइएगा। जहाँ तक आप सुनते हैं जो आपको लगता है कि जो ऑडियो में महत्वपूर्ण भाग है आप उसको उस पॉइंट के अंदर ले लीजिएगा। ईयरफोन का यूज़ करिए और बार बार सुनते रहिए तो आपका ये चैप्टर क्लियर। अगले में हम लोग बात करेंगे कि जो सबसे पहला पहला पॉइंट है ये अगले लेक्चर में बात होगी बहुत डिटेल में कि समस्या का चुनाव कैसे किया जाता है, फार्मूलेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम। इसके बारे में आपको 30, 35, 40 मिनट का एक ये ऑडियो वीडियो लेक्चर विथ टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये मटेरियल अंजनी तैयार करती है भाई, है ना। अंजनी पटेल को धन्यवाद, आभार उसका। और आप सभी को इस व्याख्यान में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर ऑल।